नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। मैं आपको ऐसी ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इसकी मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, और पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं जल आपूर्ति इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जल आपूर्ति इंजीनियरिंग होती क्या है, तो ये पहले इसको सुनिए ज़रा। जल आपूर्ति जो है हमें शहरों या कस्बों को स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने में मदद करती है। ठीक, इसकी जो कुछ मांगे होती हैं, जल आपूर्ति की जो मांग होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि घरेलू पानी की कितनी मांग होती है, औद्योगिक जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी पानी की मांग होती है, संस्थान में कितनी पानी की मांग होती है, सार्वजनिक उपयोग के लिए कितनी पानी की मांग होती है। यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है इसका। इसके आगे मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, ऐसे ही आपको पार्ट में करा के फिर इसकी एमसीक्यू करा के ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, आपको बहुत मज़ा आने वाली है क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। तो पहला पॉइंट है जल आपूर्ति प्रणाली। वाटर सप्लाई सिस्टम होता क्या है। ठीक, तो ये वाटर सप्लाई सिस्टम होता ये है कि वैज्ञानिक तरीके से जल स्रोतों से पानी निकालना तथा उसकी जांच व शोधन करके पीने योग्य बनाना व पाइपों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जल आपूर्ति प्रणाली कहलाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे वैज्ञानिक तरीके से जल का जो है, जल स्रोत जो होते हैं वाटर सोर्स, उनसे पानी निकालना, ठीक, और इसकी जांच व शोधन करके पीने योग्य बनाना और पाइपों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना ही जल आपूर्ति प्रणाली कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसका एक जल आपूर्ति योजना का एक प्रवाह आरेख होता है, फ्लो डायग्राम होता है। तो ये देख लेते हैं क्या होता है फ्लो डायग्राम, कैसे ये काम करता है। ठीक, तो पहला है वाटर सोर्स होते हैं, जहाँ से हम पानी निकालते हैं, जल स्रोतों द्वारा पानी निकालते हैं। वाटर सोर्स दो होते हैं, एक भूमिगत होता है और एक सतही होता है। भूमिगत वाटर सोर्स वो होता है जैसे जब बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश होने के बाद जब पानी ज़मीन पे गिरता है तो उसका कुछ भाग ना ज़मीन सोख लेती है। ठीक, ज़मीन के अंदर चला जाता है सोख के, और कुछ भाग ऊपर रह जाता है। ठीक, तो ज़मीन के अंदर जो सोख लेती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, वही होता है भूमिगत स्रोत। ठीक, सतही स्रोत में वो होता है जो भूमि के सतह के ऊपर जो पानी बहता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, भूमि की सतह के ऊपर पानी, नदी हो गया या झील का पानी हो गया, ये सब होते हैं सतही वाटर सोर्स। ठीक, इनका क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे ट्रीटमेंट कर देते हैं, जल का शोधन कर देते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक, जो ट्रीटमेंट होता है वो 4 तरह से करते हैं, 4 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है ट्रीटमेंट, एक तो सबसे पहले करते हैं इसका वातन, एरिएशन करते हैं। फिर दूसरा होता है अवसादन, जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन इंग्लिश में, वो करते हैं। फिर निस्यंदन, फिल्ट्रेशन कर देते हैं इसका। फिर रोगाणुनाशक या अन्य उपचार कर देते हैं इसका। ठीक, तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि जल शोधन की बढ़ते हुए क्रम में वो बताओ और घटते हुए क्रम में नियम बताओ। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले वातन होता है, फिर अवसादन होता है, फिर निस्यंदन होता है, फिर रोगाणुनाशन या अन्य उपचार होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं, वाटर का जो है स्टोर कर लेते हैं, वाटर को, जल का भंडारण कर लेते हैं। ठीक, भंडारण करने के बाद में इसका जो वो कर देते हैं, जल वितरण कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जल को। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जहाँ ये अपसेट होता है उसको अलग कर लेते हैं और दूसरे जल की निकासी व निपटान कर देते हैं। ठीक, तो ये होता है जल आपूर्ति का प्रवाह आरेख। ठीक, तो ये आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वाटर की मांग क्या होती है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, जल की मांग क्या होती है। तो ये होता है
एक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों के लिए 24 घंटे में जितने पानी की आवश्यकता पड़ती है उसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की मांग कहते हैं। अब जैसे हम लोग हो गए तो हम लोगों को 24 घंटे में जितने भी कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होगी वही हमारी जल मांग हो जाती है। एक दिन की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की वही जल मांग होती है। ये जितना हमको 24 घंटे में पानी चाहिए, जैसे नहाने के लिए कितना पानी चाहिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो ये सब होता है जल की मांग। ठीक, तो ये जल की मांग जो है या लीटर अथवा गैलन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में आकी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो यह मांग है वह लीटर अथवा गैलन में ली जाती है। इसकी ये यूनिट होती है लीटर अथवा गैलन। ठीक, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ली जाती है। इसको एलपीसीडी भी बोलते हैं। एलपीसीडी का फुल फॉर्म होता है लीटर्स पर कैप्चा पर डे। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है लीटर पर कैप्चा पर डे। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं IS 1172/1993 तथा राष्ट्रीय भवन संहिता NBC के अनुसार पानी की सामान्य मांग क्या होती है, कि मतलब 24 घंटे में हमें कितनी पानी की आवश्यकता होती है, यही सारा आगे देखेंगे। तो यह जो मांग है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ली जाती है। तो यह मांग जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ली जाती है। कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं पीने के लिए जो पानी है वो 5 लीटर लिया जाता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कपड़ा धोने के लिए 20 लीटर लिया जाता है। नहाने के लिए 55 लीटर लिया जाता है। फ्लशिंग मल बहाने के लिए 30 लीटर लिया जाता है। सफाई तथा फर्श धोने के लिए 10 लीटर लिया जाता है। बर्तन साफ करने के लिए 10 लीटर लिया जाता है। भोजन बनाने के लिए 5 लीटर लिया जाता है। ठीक, तो ये जो टोटल हो जाता है 24 घंटे में, ये पूरा मिला के हो जाता है 135 लीटर। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनाता है एग्जामिनर कि ये बताओ 24 घंटे में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी मांग होती है। तो आपको याद रखना है ये टोटल जो मांग होती है वो 135 लीटर होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है ये वाला, तो इसको भी आपको याद रखना है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो टोटल मांग होती है वो 135 लीटर होती है। ठीक, तो ये सामान्य मांग होगी 135 लीटर, ये आपको नोट कर लेना है कहीं भी अच्छे से। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं ये कुछ और पॉइंट है, इनको भी आप लोग नोट कर लेना। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना। ठीक, मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। विकसित नगरों के लिए संभव होने पर यह दर 150 लीटर से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ा देनी चाहिए। जो विकसित नगर होते हैं वहाँ पर यह जो दर हो जाती है 135 लीटर वाली, वो 150 से 200 लीटर बढ़ा देनी चाहिए। ठीक, जो विकसित नगर होते हैं। और जो फ्लशिंग रहित क्षेत्रों में न्यूनतम जल मांग होती है, जो फ्लशिंग रहित क्षेत्र होते हैं, ठीक, वहाँ पर न्यूनतम जो जल मांग होती है ये भी आपको याद रखना है 70 से 100 लीटर होती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लिया जाता है, जो फ्लशिंग रहित क्षेत्र होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखते हैं जो प्रति व्यक्ति जल की मांग लीटर अथवा गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन LPCD में आकी जाती है। तो मैंने पहले आपको बता दिया। तो ये भी आपको ये तीनों चीज़ें याद रखना है कि विकसित नगरों के लिए 150 से 200 लीटर और फ्लशिंग रहित क्षेत्रों के लिए 70 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ली जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं आवास द्वार पर जलदाब। तो ये आवास दाब वाटर प्रेशर एट डोर स्टेप। तो संतोषजनक जल आपूर्ति में पेयजल दाब फैरोल पॉइंट पर निम्न से कम नहीं होना चाहिए जो सारणी में दिया गया है। तो यहाँ फैरोल पॉइंट वो होता है जैसे जहाँ पे कोई पाइप देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पाइप दी। ठीक, तो यहाँ पे एक फैरोल पॉइंट लगाते हैं। फैरोल पॉइंट मतलब होता है जहाँ से पाइप अलग अलग दिशाओं में जॉइंट करते हैं, जैसे इधर भी जाना है इधर भी जाना है, तो यहाँ पे ये फैरोल पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर का दाब होना चाहिए वो कितना होना चाहिए ये आपको बताया गया है। तो ठीक है, तो देखिए
जो एक तली भवन होता है उसके लिए जो ये होता है, ये 7 मीटर जल शीर्ष होता है। ठीक, एक तली भवन के लिए जो फैरोल पॉइंट पर ये 7 मीटर जल शीर्ष होता है। वाटर हेड जो होता है 7 मीटर होता है। ठीक, तो आपको एक तली भवन का याद रखना है कि एक तली भवन के लिए 7 मीटर होता है, और बाकी जैसे 2 तली भवन है तो उसमें 5 ऐड कर देंगे, 5 मीटर, तो 12 मीटर हो जाएगा। इसी तरह 3 तली भवन के लिए इसमें 5 मीटर ऐड कर देंगे तो 17 मीटर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको एक तली भवन के लिए बस याद रखना है कि ये 7 मीटर जल शीर्ष होता है। ठीक, 2 तली के लिए 12 मीटर होता है, 3 तली के लिए 17 मीटर जल शीर्ष होता है। बस इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फैरोल बिंदु पर कितना वाटर का दाब होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तीनों। नेक्स्ट आते हैं, प्रति व्यक्ति जल की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि मतलब जल की मांग को प्रभावित कौन कौन से कारक कर देते हैं। तो पहला क्या है, पहला है जनसंख्या। जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जैसे जल की मांग को प्रभावित करेंगे। दूसरा है क्लाइमेट, जलवायु जिसको हिंदी में बोलते हैं। तीसरा है जल की गुणवत्ता। चौथा है सीवर प्रणाली, और पांचवा है अभिकल्पन काल। ये सारे जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, और छठा है जल सप्लाई पद्धति, उपभोक्ताओं का स्तर। और नेक्स्ट है जल कर तथा मीटर पद्धति, औद्योगिक तथा सार्वजनिक मांग, उचित दाब पर जल आपूर्ति। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये प्रभावित करने वाले इनके कारक हैं जल की मांग को। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ये, जनसंख्या पर आधारित जल आपूर्ति दरें क्या होती हैं, कि मतलब जनसंख्या पर आधारित जल आपूर्ति दरें क्या होती हैं। तो पहला क्या है, पहला है 20,000 तक जो जनसंख्या होती है, और यहाँ पे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग है, जहाँ फ्लश प्रणाली है। ठीक, जहाँ फ्लश प्रणाली है उसके लिए ये है। ठीक, तो 20,000, जहाँ पे 20,000 जनसंख्या होगी वहाँ पे जो जल मांग ली जाती है वो 70 से 100 लीटर ली जाती है। दूसरा है जहाँ 20,000 से 1 लाख होती है वहाँ 100 से 150 लीटर ली जाती है जल मांग, फ्लश रहित, जहाँ फ्लश प्रणाली हो वहाँ पे ये लागू होता है। तीसरा है जहाँ 1 लाख से अधिक हो वहाँ 150 से 200 लीटर जल मांग ली जाती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है जनसंख्या पर आधारित। अब देखते हैं औद्योगिक तथा व्यावसायिक मांग क्या होती है, इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। तो पहला क्या है, चीनी मिल में कितनी हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, कितनी कपड़े मिल में आवश्यकता पड़ती है, कितने कागज़ मिल में या चमड़ा मिल, जितने भी मिल होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होती हैं, वहाँ पे पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं चीनी मिल में। अब आप लोग ये मत सोचना कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, फालतू नहीं है, इससे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, तो पहला है चीनी मिल। चीनी मिल में जो पानी की आवश्यकता होती है वो 18,000 से 1,25,000 लीटर प्रति टन पानी दिया जाता है चीनी मिल में। ठीक, कपड़ा मिल में जो पानी की आवश्यकता होती है वो 250 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर उत्पादन पर होती है। कागज़ मिल पर जो है 1,60,000 लीटर प्रति टन होती है। चमड़ा मिल में 60 लीटर प्रति किलोग्राम से होती है। तो आपको ये याद रखना है, इनकी यूनिट बस याद रखना है कि किस हिसाब से इसमें पानी दिया जाता है, क्योंकि पूछ लेता है कि कपड़ा मिल में जो पानी दिया जाता है वो किस हिसाब से दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 250 लीटर प्रति वर्ग मीटर में पानी दिया जाता है। और जो चमड़ा मिल में है वो किलो के हिसाब से, किलोग्राम के 60 लीटर प्रति किलोग्राम चमड़ा के ऊपर दिया जाता है। जैसे 1 किलोग्राम चमड़े के लिए 60 लीटर पानी दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है इस्पात मिल के लिए जो है 25,000 लीटर प्रति टन जो है 1 टन के लिए 25,000 लीटर पानी दिया जाता है। बर्फ़ खाने के लिए 1400 लीटर प्रति टन दिया जाता है। तेल शोधन यूनिट के लिए 3,000 लीटर प्रति बैरल दिया जाता है, मतलब 1 बैरल के लिए 3,000 लीटर पानी दिया जाता है।
साबुन का कारखाना जो है वो 2200 लीटर प्रति टन दिया जाता है। अब देखते हैं सार्वजनिक उपयोग के लिए पानी की मांग क्या होती है, पब्लिक यूज ऑफ वाटर। तो ये IS कोड 1172 के अंतर्गत आता है। ये आपको IS कोड भी याद रखने हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑफिस के लिए जो कार्यालय होते हैं उनके लिए क्या होता है। उसके लिए जो पानी होता है वो 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ली जाती है। मतलब एक व्यक्ति के लिए 45 लीटर पानी की आवश्यकता होती है कार्यालय में। स्कूल तथा विद्यालय में जो पानी की आवश्यकता होती है छात्रावास सहित, मतलब हॉस्टल सहित जो स्कूल तथा विद्यालय में पानी की मांग होती है वो 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। जलपान गृह तथा भोजनालय में 70 लीटर प्रति सीट प्रतिदिन दिया जाता है पानी। होटल या सैया में जो है 100 लीटर 180 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाता है। 180 लीटर, सॉरी यहाँ पे लीटर होगा, 180 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाता है। जो आवास गृह होते हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं बस या रेलवे स्टेशन के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जाता है। हवाई अड्डा जो होते हैं उनके लिए भी 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की मांग होती है। उद्यान पार्क सिंचाई के लिए 3.5 लीटर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से पानी दिया जाता है। जो सिनेमा घर हो गए वहाँ पे जो पानी की मांग होती है वो 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की होती है। स्कूल या विद्यालय बिना हॉस्टल के जो होते हैं, बिना छात्रावास के जो होते हैं, वहाँ पे 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की मांग की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो इनको आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन इतने बनाता है, इनसे क्वेश्चन आपका एक ना एक तो फंसेगा आपके एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट आते हैं अग्निशमन के लिए पानी की आवश्यकता। जो फायर डिमांड होती है, जैसे आग लग गई कहीं पे तो वहाँ पे फायर डिमांड जो होती है उसके लिए पानी की आवश्यकता जो होती है वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि ये कुचलिंग का सूत्र हो गया या फ्रीमैन का सूत्र हो गया। इसी तरह कुछ फार्मूले होते हैं जिससे हम फायर डिमांड के लिए पानी की मात्रा का वो करते हैं, निकालते हैं कि यहाँ इतना पानी लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कुचलिंग सूत्र है जो ये Q बराबर होता है 3182 अंडर रूट पी। ठीक, तो ये कुचलिंग सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पे जो Q होता है वो जल की मात्रा होती है लीटर प्रति मिनट में, और P जो होता है वो जनसंख्या होती है 1000 में। ठीक, इसी तरह फ्रीमैन का सूत्र है Q बराबर 1136 P/5 + 10। ये होता है फ्रीमैन का सूत्र, ये भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। Q और P सेम ही होता है, Q वही जल की मात्रा होती है, P जनसंख्या होती है। और नेक्स्ट जो फार्मूला आता है वो फायर अंडर राइट्स होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट। तो ये जो होता है Q बराबर 4636 अंडर रूट पी 1 - 0.01 अंडर रूट पी। ये फायर अंडर राइट्स का सूत्र होता है। इसमें भी Q बराबर जल की मांग होती है और P जो होती है वो जनसंख्या होती है। अब नेक्स्ट आते हैं बूस्टन का सूत्र है, ये होता है Q बराबर 5663 अंडर रूट पी। ठीक, तो इसमें भी ये फार्मूले आपको चारों याद रखने हैं। हाँ, ये चारों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें भी P जल की मात्रा, Q जल की मात्रा है, P जनसंख्या है 1000 में। अब देखते हैं ये कुछ नेक्स्ट टॉपिक, जो भारतीय परिस्थितियों के लिए कुचलिंग सूत्र अधिक उपयुक्त है। जो फायर डिमांड के लिए भारतीय परिस्थितियों में कुचलिंग सूत्र बहुत उपयुक्त है। जो भारतीय परिस्थितियों में कुचलिंग सूत्र का फायर डिमांड में यूज करते हैं। ठीक, अग्निशमन के लिए पानी अग्निशमन बॉम्बे से लिया जाता है, जो नगर के चौराहे व अन्य उपयुक्त बिंदुओं पर लगाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट है, इनको भी आपको याद रखना है।
अब नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के मैनुअल के अनुसार अग्निशमन के लिए पानी का कुल भंडारण, तो इसका सूत्र होता है, इसका भंडारण करने के लिए एक सूत्र होता है Q बराबर 100 √P। ठीक, तो ये भी आपको सूत्र याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, नगर के लिए कुल पानी की मांग, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय अ टाउन। तो इसको निकालने के लिए जो क्या करते हैं, नगर के लिए कुल पानी की मांग निकालने के लिए इसको 270 होता है, उसको जनसंख्या से, नगर की जितनी भी जनसंख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं, तो नगर के लिए कुल पानी की मांग निकल आती है। तो किसी भी नगर की अगर जैसे पानी की मांग निकालनी हो या रिक्वायरमेंट निकालनी हो पानी की, तो उसको शहर की जनसंख्या से 270 से गुणा कर देते हैं, तो जितना भी आता है वो पानी की मांग हो जाती है, वो लीटर या गैलन में। ठीक, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे भूले भटके आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मैं ऐसे ही सुपर एकदम बढ़िया अच्छी सी क्लास लाता रहूँगा जो आपके बहुत फ़ायदे आने वाले हैं, आने वाले आपके एग्ज़ाम में। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।